हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष क्या होता है, कहाँ स्थित होता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अपन जान लें कि भ्रूणपोष जो है वो क्या होता है। भ्रूणपोष अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन जो पढ़ा था, यानी दोहरा निषेचन अपन ने पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि दो बार जो निषेचन होता है आवर्तबीजी पादपों में, जिसमें एक निषेचन जिसको अपन जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, सत्य निषेचन करते हैं, उसके फलस्वरूप तो एक मेल गैमिट और एग सेल दोनों के फ्यूजन से युग्मनज बनता है जो द्विगुणित संरचना होती है। इसके अलावा जो दूसरा मेल गैमिट है वो किससे जाकर के फ्यूज होता है, जो पोलर न्यूक्लियस होता है यानी कि ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक जो केंद्रक होता है उससे जाकर के फ्यूज करता है, और उससे क्या बनता है, एक त्रिगुणित संरचना बनती है जिसको हम क्या कह रहे थे, भ्रूणपोष कह रहे थे। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भ्रूणपोष क्या होता है, एक त्रिगुणित संरचना होती है, 3N संरचना होती है, जो कहाँ स्थित होती है, भ्रूणकोष में यानी एम्ब्रियो सेक में स्थित होती है। भ्रूणपोष क्या होता है, एक त्रिगुणित संरचना होती है जो कहाँ स्थित होती है, एम्ब्रियो सेक में। त्रिगुणित संरचना किससे बनी है, ये एक मेल गैमिट और ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक के संलयन से बनी हुई संरचना है। अब जो ये त्रिगुणित संरचना है ये कब बनती है, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान ही इसका निर्माण हो जाता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं यानी अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं, अनावर्त बीजी पादपों में या जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म तो उनमें भी बनता है, लेकिन उनका जो एंडोस्पर्म है यानी भ्रूण जो पोष है वो त्रिगुणित संरचना नहीं होकर के कैसा होता है, अगुणित होता है, यानी कि एन होता है, हैप्लॉइड होता है। त्रिगुणित संरचना उनमें नहीं होती, अगुणित संरचना होती है। साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो निषेचन से पूर्व ही बन जाता है। ये निषेचन के दौरान बनता है और ये निषेचन से पूर्व ही बनता है। यहाँ हम बेसिकली अपन जो है वो पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कैसा होता है, त्रिगुणित होता है और एम्ब्रियो सेक में स्थित होता है। अब अपन बात करें कि क्या जो है, क्या कार्य करता है, क्या रोल होता है इसका। तो भ्रूणपोष, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो, पोष यानी पोषण, यानी ये क्या करता है, एम्ब्रियो को पोषण देता है, भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूण जो कि निषेचन के थ्रू एक मेल गैमिट और एग सेल के थ्रू बना था, जो युग्मनज बना था, जाइगोट, उस जाइगोट से भ्रूण का जो परिवर्तन होता है उसके लिए जो आवश्यक पोषण है वो किससे मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। यानी एंडोस्पर्म क्या करता है, परिवर्तित हो रहे, विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण देता है। क्योंकि एंडोस्पर्म में क्या होता है, पोषक उत्तक होता है, न्यूट्रिएंट टिश्यू होता है, पोषक उत्तक होता है, न्यूट्रिएंट टिश्यू होता है, जिसमें क्या रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, यानी इसमें संचित भोजन रहता है, रिजर्व फूड रहता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जो है संचित रहते हैं एंडोस्पर्म में, जिससे कि क्या होता है, जो युग्मनज है उसको पोषण मिलता है और वो किस में चेंज हो जाता है, विकसित होकर के भ्रूण में चेंज हो जाता है। तो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, एंडोस्पर्म में, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है, पोषक उत्तक है जिसमें संचित भोजन स्थित होता है। अब बात करें कि एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण दे रहा है। अब जो भ्रूणपोष होता है, ये जो अभी मान लो जो अपना एम्ब्रियो सेक था यानी बीजांड है, बीजांड में क्या है, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक में क्या है, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, और उसी में क्या बन रहा है, जो युग्मनज बना है उससे क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। जब भ्रूण का विकास हो जाता है यानी भ्रूण का विकास होता है तो वो एंडोस्पर्म को पोषण के लिए लेता है यूज। जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो जो बीजांड होता है वो बीजांड परिपक्व होकर के बीज बना लेता है, और बीज बनने के बाद कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें ये जो एंडोस्पर्म है यानी भ्रूणपोष है वो बचा हुआ रह जाता है, और कुछ में भ्रूण का जब तक पूरा विकास होता है तब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी युग्मनज से भ्रूण बन रहा है और भ्रूण का जब तक पूरा विकास होता है तब तक वो पोषण किससे लेता रहता है, एंडोस्पर्म से, यानी भ्रूणपोष से वो विकास अपना पोषण लेता है। लेकिन कुछ तो जो बीज है ऐसे होते हैं उनमें जो भ्रूण का पूरा पोषण कंप्लीट होता है, भ्रूण का पूरा विकास होता है, तब तक पूरा जो भ्रूणपोष है वो काम में आ जाता है, और कुछ में फिर भी शेष बचा हुआ रह जाता है। तो भ्रूणपोष जो है उसकी उपस्थिति के आधार पर कि वो बचा हुआ है या पूरा कंप्लीट हो चुका, इस आधार पर जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड,
यानी कि अभ्रूणपोषी बीज, और दूसरे होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि भ्रूणपोषी बीज। क्या मतलब होता है नॉन एंडोस्पर्मिक यू और एंडोस्पर्मिक सीड का? एंडोस्पर्मिक सीड या भ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं? ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के बाद भी, यानी भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जो है पूरा डेवलप हो चुका, पूर्ण विकसित हो चुका, उसके बाद भी इन बीजों में जो एंडोस्पर्म है यानी भ्रूणपोष है वो बचा हुआ रहता है। यानी भ्रूण ने क्या किया, अपने विकास के लिए एंडोस्पर्म को यूज किया, पर फिर भी उसमें कुछ मात्रा में जो एंडोस्पर्म है वो फिर भी शेष बचा हुआ रहता है। तो ऐसे बीजों को जिनमें कि भ्रूण के विकास के बाद भी भ्रूणपोष बचा रहता है, उन बीजों को हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बीज जिनमें कि भ्रूण परिवर्तन के पश्चात भी भ्रूणपोष बचा रहता है, जैसे कि कोकोनट, कैस्टर, वीट, मेज आदि में क्या रहता है? भ्रूणपोष बचा हुआ रहता है। भ्रूण का पोषण हो जाने के बाद भी, भ्रूण को पोषण मिल गया, भ्रूण पूरा मैच्योर हो गया, विकसित हो गया, फिर भी बीजों में क्या है? एंडोस्पर्म बचा हुआ है। जैसे कि कोकोनट में कैस्टर यानी अरंडी, नारियल, गेहूं, मक्का आदि में आदि के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी भ्रूण पोषी होते हैं। दूसरे प्रकार के जो बीज होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज हम किसे कहते हैं? जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो वो भ्रूणपोष को यूज करता है, लेकिन भ्रूण का विकास जब कंप्लीट होता है तब तक पूरे भ्रूणपोष को उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि भ्रूणपोष का जो है संपूर्ण उपयोग हो चुका होता है भ्रूण के विकास में। भ्रूण का विकास होने के बाद में भ्रूणपोष नहीं बचता। ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान ही संपूर्ण भ्रूणपोष को उपयोग कर लिया जाता है, यानी कंप्लीट जो एंडोस्पर्म है उसको यूज कर लिया जाता है। डेवलप होने के बाद में, एम्ब्रियो के पूर्ण मेच्योर होने के बाद में उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता शेष। तो ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। किसे? बीज में भ्रूण परिवर्तन में ही सारा एंडोस्पर्म समाप्त हो जाता है, शेष नहीं बचता, तो उस बीज को हम क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसा किन में होता है? पी यानी कि मटर, बीन्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। यानी मटर और बीन्स वगैरह में कैसे बीज होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक बीज होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें भ्रूणपोष पाया ही नहीं जाता, यानी होता ही नहीं है। जैसे आर्किडेसी फैमिली, पोडोस्टिनेसी और ट्रिपेसी फैमिली जो होती है, इन फैमिलीज में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, भ्रूणपोष ही नहीं पाया जाता। कुछ ये अपवाद है जिनमें कि भ्रूणपोष होता ही नहीं है, जैसे आर्किडेसी, पोडोस्टिनेसी और ट्रिपेसी फैमिली जो होती है, इनमें भ्रूणपोष पाया ही नहीं जाता, अनुपस्थित होता है। तो ये तो बात थी कि जो भ्रूणपोष है वो कहाँ स्थित होता है और उसका क्या कार्य होता है। क्या कार्य होता है? वो भ्रूण को पोषण देता है। कहाँ स्थित होता है? एम्ब्रियो सेक में, यानी भ्रूण कोश में स्थित होता है। कैसे संरचना है? त्रिगुणित संरचना है। और पोषण देता है क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। अब कुछ बीज तो होते हैं जिनमें कि भ्रूण के विकास के दौरान इसे सारा यूज कर लिया जाता है, शेष नहीं बचता, तो वो बीज हो जाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और कुछ में क्या होता है कि भ्रूण के विकास के बाद भी भ्रूणपोष बचा हुआ रह जाता है, और वो क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो यहाँ तक थी ये बात थी। इसके बाद में आता है कि जो भ्रूणपोष होते हैं, यानी एंडोस्पर्म जो होता है वो 3 प्रकार का होता है बीजों में। संरचनात्मक दृष्टि से अपन अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो संरचनात्मक रूप से जो भ्रूणपोष है, जो एंडोस्पर्म है, वो 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन से होते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म यानी हेलोबियल भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल। अब तीनों को अपन पढ़ते हैं कि तीनों में क्या होता है। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है कैसा होता है? केंद्रकीय जो भ्रूणपोष है इसमें अपन देखते हैं कि जो प्राइमरी जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी भ्रूणपोष जो केंद्रक है, यानी एक जो मेल गैमेट और
द्वितीय केंद्रक दोनों का संयोजन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, त्रिगुणी संरचना बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में जब विकास होता है तो उस दौरान क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है मुक्त केंद्रकीय विभाजन करता है, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। उसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन तो होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, यानी वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। यानी केंद्रक में तो विभाजन होता रहता है, केंद्रक तो बनते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 6 केंद्रकों की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन केंद्रकों में क्या नहीं बनती, वॉल नहीं बनती, भित्ति नहीं बनती, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाती, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, सिर्फ केंद्र का विभाजन होता है। यानी पहले और उसके बाद के जो विभाजन होते हैं उनमें सिर्फ क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है, यानी मुक्त केंद्र के विभाजन होता है। और मुक्त केंद्र के विभाजन से क्या हो जाता है, इसमें अनेक हजारों की संख्या में केंद्रक बन जाते हैं, और वो केंद्रक क्या होते हैं, पूरे भ्रूणपोष में बिखरे हुए रहते हैं। तो केंद्र के भ्रूणपोष को अपन देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्र के भ्रूणपोष, ये अपना एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक में यहाँ पर जैसे ये अपना भ्रूण है और यहाँ पे क्या बन गया, ये त्रिगुणी संरचना, जिसको अपन कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी मुक्त केंद्र के विभाजन होगा, और मुक्त केंद्र के विभाजन के फलस्वरूप क्या बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। मुक्त केंद्र के विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप क्या बनेंगे, कई हजारों की संख्या में क्या बन जाएंगे, केंद्रक बन जाएंगे। वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा। उसके बाद में क्या होगा, जो ये केंद्रक होंगे, ये केंद्रक क्या होंगे, इसकी परिधि की ओर, यानी पेरिफेरी की ओर, परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे। जो सारे केंद्रक है वो कहाँ स्थित हो जाएंगे, इसकी परिधि की ओर स्थित हो जाएंगे। और मध्य भाग में क्या बन जाएगी, ये क्या था, अपना एम्ब्रियो था। मध्य भाग में सारे केंद्रक है वो तो परिधि की ओर आ जाएंगे, और मध्य में क्या बन जाएगी, एक रिक्तिका बन जाएगी। और अंत में क्या होगा, जो ये केंद्रक बने, जो परिधि की ओर चले गए थे, इन केंद्रक में क्या बन जाएगी, वॉल बन जाएगी, यानी वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अंत में ये कैसा हो जाएगा, पार्टली सेल्यूलर हो जाएगा, यानी आंशिक जो है कोशिकीय भ्रूणपोष में चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं, कंप्लीटली नहीं, पार्टली। तो यहाँ पर क्या था, मुक्त केंद्र, ये जो अपना प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप कई केंद्रक बन गए। ये केंद्रक कहाँ चले गए, परिधि पर व्यवस्थित हो गए, और उसके बाद में अंत में क्या हुआ, इनमें वॉल फॉर्मेशन हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो इस तरह से जो भ्रूणपोष पाया जाता है वो कहलाता है केंद्र के भ्रूणपोष। और केंद्र के जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, पार्टली न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक और पार्टली क्या होता है, सेल्यूलर, आंशिक केंद्र की और आंशिक कोशिकीय होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट का जो नारियल पानी होता है, नारियल पानी में अपन देखते हैं कि उसमें जो सूक्ष्म कण समान संरचनाएं दिखाई देती है वो उसके केंद्रक होते हैं। और वो नारियल पानी तरल भ्रूणपोष है, केंद्रीय भ्रूणपोष, और वो उसमें क्या पाए जाते हैं, अनेकों केंद्रक होते हैं। और जो ठोस, जब वो ठोस हो जाता है नारियल अंदर से, तो वो किसका प्रकार हो जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष का, यानी कि वो क्या हो गया, ठोस जो है वो सेल्यूलर हो जाता है। और जो तरल है, तरल नारियल पानी, वो क्या है, किसका प्रकार है, वो है केंद्रीय भ्रूणपोष का प्रकार। तो ये था केंद्रीय भ्रूणपोष, जिसमें कि मुक्त केंद्र के विभाजन होता है, केंद्रक परिधि पर हो जाते हैं, बीच में रिक्तिका बन जाती है, और अंत में जो है इसमें वॉल फॉर्मेशन होकर के ये क्या हो जाता है, आंशिक कोशिकीय बन जाता है। एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो केंद्रीय जो भ्रूणपोष केंद्रक है, ये केंद्रीय भ्रूणपोष जो है वो लगभग 56% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, 56% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है, केंद्रीय भ्रूणपोष। तो ये तो था अपना पहला केंद्रीय भ्रूणपोष। अब अपन दूसरे भ्रूणपोष की बात करें, वो क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी कि कौन सा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर जो एंडोस्पर्म है, कोशिकीय जो भ्रूणपोष है, इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक में क्या है, ये है प्राथमिक एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में क्या होगा, ये भ्रूण है, इसमें प्रथम और उसके बाद के सभी विभाजनों में क्या होता है,
कोश केंद्रक विभाजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन भी होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होते हैं। जैसे इसमें इस कोशिका में विभाजन हुआ जो त्रिगुणित थी, इसमें विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, तो ये 2 केंद्रक भी बने और इनमें क्या हो गया, वॉल फॉर्मेशन भी हो गया। उसके बाद में जो होगा, बाद में क्या होगा, फिर जो विभाजन होगा यानी 2 से 4 बनेगी, तो फिर भी क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन होगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 1 2 3 4, ये 2 से कितने बन गए, 4। और इस तरह से जो है भ्रूणपोष का जो निर्माण होगा वो भ्रूणपोष क्या कहलाएगा, भ्रूणपोष अपना कहलाएगा कोशिकीय भ्रूणपोष। ये जैसे 4 बनी थी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये किस प्रकार का भ्रूणपोष हो गया, कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है कि प्रथम और उसके बाद के होने वाले विभाजनों में केंद्रक के साथ साथ यानी कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस भी हर बार होता है। और इस प्रकार से जो है जो भ्रूणपोष की संरचना बनती है वो क्या कहलाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। गेमोपेटली के जो सदस्य होते हैं, गेमोपेटली के जो सदस्य हैं उनमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। गेमोपेटली जो फैमिली है उसके सदस्यों में कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। और संपूर्ण जो एंजियोस्पर्मी प्लांट है उनमें से 25% जो एंजियोस्पर्मी प्लांट है उनमें जो भ्रूणपोष होगा वो होगा कोशिकीय भ्रूणपोष होगा। अब अपना जो तीसरे प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल जो भ्रूणपोष है ये केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों भ्रूणपोष का क्या है, मिला जुला रूप होता है। हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है, केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। हेलोबियल, हेलोबियल जो एंडोस्पर्म है वो क्या कैसे है, इसमें क्या होता है, प्रथम जो विभाजन होता है ये जैसे क्या है, एम्ब्रियो सेक है और इसमें यहाँ पर क्या है, भ्रूण, और यहाँ पर क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में क्या होगा, जो पहला विभाजन होगा, पहले विभाजन के फलस्वरूप तो क्या बनता है, 2 सेल्स बन जाती है और दोनों में क्या हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन भी हो जाता है। 2 सेल्स बनती है और दोनों में क्या बनती है, भित्ति भी बन जाती है, यानी सेपरेट हो जाती है दोनों सेल्स पहले विभाजन में, तो जिसमें केंद्रक विभाजन भी होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। लेकिन जो बनने वाली कोशिकाएं होती है उनमें से जो निभाग वाली कोशिका होती है, जो निभाग की तरफ बनती है वो कोशिका कैसी होती है, छोटी होती है, और जो माइक्रोपाइल की तरफ बनती है वो वाली कोशिका कैसी होती है, वो आकार में बड़ी होती है। इसके बाद के जो भी विभाजन होंगे, पहले विभाजन में तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों होंगे, केंद्रक विभाजन और वॉल फॉर्मेशन दोनों होंगे, लेकिन इसके बाद के जो विभाजन होंगे उनमें क्या होगा, जो निभाग की तरफ वाली जो छोटी कोशिका होगी, ये छोटी कोशिका तो क्या करेगी, मुक्त केंद्र की विभाजन करेगी, जिसके फलस्वरूप कई केंद्रक बन जाएंगे इसमें, लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस तरफ वाली जो कोशिका होगी यानी कि बीजांड द्वार की तरफ वाली जो कोशिका होगी वो क्या होगी, उसमें क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन भी होगा। और वॉल फॉर्मेशन के थ्रू क्या बनेंगे, इसमें जो है यानी केंद्र के साथ साथ इसमें क्या बन जाएंगे, 1 2 3 2 2 4, इसमें तो मुक्त केंद्र के विभाजन होगा। यहाँ पर क्या थी, ये मतलब अपन मान सकते हैं कि 2 बनी 4 बनी, तो इसमें तो मुक्त केंद्र के विभाजन से कई केंद्रक बनेंगे, लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस तरफ वाली में क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन भी होगा। तो इसमें एक तरफ तो क्या बन रहा है, ये केंद्र के जो है भ्रूणपोष बन रहा है, और एक तरफ क्या बन रहा है, कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी कि ये तो क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, और ये क्या है, कोशिकीय यानी कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो दोनों का ये मिला जुला रूप होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हेलोबियल। दोनों का मिला जुला यानी कि इसमें दोनों भ्रूणपोष पाए जाते हैं, केंद्रकीय भी और कोशिकीय भी, दोनों का मिला जुला रूप होने की वजह से ये क्या कहलाता है, हेलोबियल भ्रूणपोष। और ये किस में पाया जाता है, ये
एक बीजपत्री जो पादप है, यानी कि मोनोकोट जो पादप है, एक बीजपत्री पादपों का एक गण है हेलोबियल। एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण में पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों का जो हेलोबियल गण है उसमें क्या पाया जाता है? हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये थे अपने भ्रूणपोष के यानी एंडोस्पर्म के 3 प्रकार, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। केंद्रकीय में क्या होता है? प्रथम और उसके बाद के होने वाले विभाजनों में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, अनेक केंद्रक बन जाते हैं, केंद्रक परिधि की ओर सेपरेट हो जाते हैं और अंत में वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में था अपना कोशिकीय। इसमें क्या होता है? प्रथम और उसके बाद होने वाले सभी जो विभाजन होते हैं उनमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन भी होता है, यानी भित्ति निर्माण भी होता है। और इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो किसमें पाया जाता है? गेमोपेटलिक वर्ग के सदस्यों में, और ये क्या कहलाता है? कोशिकीय। हेलोबियल जो है वो मोनोकोट जो पादप है उनके हेलोबियल गण में पाया जाता है, और ये कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों का मिला जुला रूप है। और लगभग जो 17% पादप है, 17% जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनमें क्या पाया जाता है? हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। 56 में था केंद्रकीय, 25 में जो होगा कोशिकीय, और 17% जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है? हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है। उसके बाद में कुछ जो है अपवाद है। जनरली अपन ने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं यानी नग्न बीजी या अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें भ्रूणपोष कैसा था? जिम्नोस्पर्म में कैसा था? अगुणित था, एन था। और एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें कैसा होता है? 3n होता है। ये तो थे मेनली, लेकिन कुछ अपवाद है जिनमें कि इनके अलावा भी इनमें प्लोइडी पाई जाती है। जैसे ओइनोथेरा जो पादप होता है, ओइनोथेरा जो पादप है इनमें जो भ्रूणपोष होता है वो 2n होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। ओइनोथेरा में कैसा होता है? द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। इसके अलावा प्लम्बेगो और फ्रिटिलेरिया पादप जो होते हैं, प्लम्बेगो और फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेगो और जो फ्रिटिलेरिया पादप है इनमें जो एंडोस्पर्म होता है यानी इनका जो भ्रूणपोष होता है वो 5n होता है। और एक जो पादप है पेप्रोमिया में क्या होता है? पेप्रोमिया, इसमें जो भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म होता है वो 9n होता है। तो ये कुछ अपवाद है। बेसिकली जो भ्रूणपोष है एंजियोस्पर्म में कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, 3n होता है, और जिम्नोस्पर्म में n होता है। बाकी अपवाद स्वरूप है, ओइनोथेरा में 2n होगा, प्लम्बेगो और फ्रिटिलेरिया में 5n होगा, और पेप्रोमिया में 9n प्रकार का क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण जो है पोष होता है। तो ये तो था अपना भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। क्या काम है इसका? ये भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को क्या देता है? पोषण देता है। और अपन ने देखा था कि जो एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं उनमें ये भ्रूण के विकास के बाद भी बना रहता है। तो कुछ बीजों में ये क्या करता है? बीजों के अंकुरण में भी सहायता करता है, अंकुरण के समय भी उनको पोषण देता है, जिनमें ये बचा रहता है भ्रूणपोषी बीजों में। तो आज के टॉपिक में अपन ने पढ़ा एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है बीजों को पोषण देता है, पोषक ऊतक। बीज जो है भ्रूणपोष के आधार पे अपन ने 2 प्रकार के पढ़े, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। और खुद जो भ्रूणपोष है वो संरचना के आधार पर अपन ने 3 प्रकार का पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।